होना जिसको निमोनिया टाइप का बोला जा सकता है, बार बार लेटरिंग होना, लूज मोशन होना जिसको डायरिया आप बोल सकते हैं, फीवर होना, मलेरिया होना, बस टाइफाइड का बीमारी होना, जॉन्डिस का बीमारी होना, ये सब कॉमन बीमारी। फिर कुछ कॉमन बीमारी ये है कि बार बार दौरा पड़ना, मिर्गी पड़ना, ठीक है, इस तरह का कॉमन में पेट दर्द करना। तो बहुत सारी बीमारियां हैं। जन्म के समय नहीं रोना जिसको बर्थ एस्फेक्सिया कहते हैं, ये कॉमन बीमारी इंडिया में। जन्म के समय सही जगह पर डिलीवरी नहीं होना या लिमिटेड संसाधन होने के कारण डिलीवरी के समय बच्चा नहीं रोना, ये बहुत बड़ी समस्या इंडिया में है। बच्चा जन्म लिया, जन्म के आधे घंटे के अंदर ही माँ के छाती से लगा के बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। उसका बहुत सारा फायदा होता है, मैं बतलाऊंगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कार्यक्रम में आज आप समूह को हमारे जिले के प्रसिद्ध शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार जी से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं शिशु से संबंधित बीमारियां और उसके रोकथाम और समस्या के निदान के उपाय। सर, प्रथम केवी स्टूडियो की ओर से सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। तो डॉक्टर रोशन सर जिन्होंने ये बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इस वैश्विक महामारी के समय इस तरह का एक मंच देना जिस पे किसी भी फील्ड के अनुभवी प्रसिद्ध, वो चाहे चिकित्सक जगत के हों, चाहे खेल जगत के हों, चाहे साहित्य के जगत के हों, चाहे कवि हों, संगीतकार हों, उनको एक प्लेटफार्म दिया जा रहा है। इस प्लेटफार्म में इंटरव्यू लिया जा रहा है जो कि बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। धन्यवाद गौरव पाठक जी जो यहाँ आए हैं अपने टीम को लेके, और फिर से धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर जो कि एक ENT स्पेशलिस्ट भी है और एक सामाजिक पहलू भी उनके साथ बहुत जुटा हुआ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आशीर्वचन अपना यह सुझाव हमारे लिए दिया। सर, ऐसे तो जिला का हर व्यक्ति यूँ कहें कि आम आवाम आपको जान रहा है, फिर भी मैं चाहूँगा अपना परिचय हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। अपना परिचय, मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार हुआ। मैं पेशे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा पहले क्लिनिक बेगूसराय काली स्थान के पास था और हाल ही में मैं वहाँ से शिफ्ट होकर बाईपास में गांधी चौक के पास आ गया हूँ। जैसे कि मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ तो मेरे पास चाइल्ड से रिलेटेड पेशेंट रहते हैं। मेरे हॉस्पिटल में नवजात बच्चे के लिए एक अलग सुविधा है जिसको ICU कहते हैं, न्यूबॉर्न केयर यूनिट NICU। बड़े बच्चों के लिए PICU है, पेडियाट्रिक ICU। और उसके अलावा वैक्सीनेशन की सुविधा है, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा है, टीकाकरण प्रत्येक दिन दिया जाता है यहाँ। और जब से मैं यहाँ अपने नए स्थान पे आया हूँ बाईपास गांधी चौक पे, यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि लोग मुझे पसंद करने लगे हैं, पहले से ही पसंद करते आ रहे थे और ज़्यादा ही पसंद करने लगे हैं। सर, आपने इस पेशे को ही क्यों चुना? लोग IAS बनना चाहता है, मॉडलिंग में जाना चाहता है, अलग अलग फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन आपने डॉक्टर बनना ही क्यों चुना? देखिए, जब मैंने 10th पास किया था 1997 के टाइम में, उस समय दो ही चीज़ बिहार वासियों को जनरली दो ही चीज़ लुभाता है, इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना। जी जी। तो मेरे घर में भी सिलसिला था, सभी लोग पटना जा रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई करने, कोई मेडिकल पढ़ाई करने। जी जी। मुझे अच्छा लगा कि मेडिकल पढ़ाई करना मुझे पसंद था, बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लग रहा था, तो मैंने मेडिकल स्ट्रीम चूज किया। उसको जब मेडिकल स्ट्रीम चूज किया तो पटना में तो कंपटीशन भी है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से उठ के वहाँ गया था। कंपटीशन को पार करते करते मैंने ये मुकाम हासिल किया। मैंने CBSE ऑल इंडिया रैंक अच्छे रैंक से पास किया और मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लिया हूँ कोलकाता में 2002 में। और जब इस फील्ड में मैं आ गया तो मुझे अच्छा लगा कि मेडिकल फील्ड तो बहुत ही अच्छा है। अब जब इसके बाद स्पेशलिस्ट की बात हुई तो जब मैं इंटर्नशिप में अपना ड्यूटी कर रहा था अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभाग में कोलकाता में,
तो मुझे चाइल्ड वाला डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस डिपार्टमेंट में रह के मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ जी। और ये बहुत सुकून का डिपार्टमेंट है। तो फिर से मैं तैयारी में जुट गया। पीजी का तैयारी होता है, उसमें भी मैंने ऑल इंडिया रैंक की अच्छा रैंक क्रॉस किया। तो फिर मैं एडमिशन लिया हूँ वेस्ट बंगाल में ही। उसमें पेडिट्रिक्स का अपना टोटल 3 ईयर का पीजी कोर्स करने के बाद फिर दिल्ली गया मैं। दिल्ली में SRC मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से किया। फिर अपना फील्ड था तो अपने फील्ड में मन लगने लगा, और जब ये फील्ड में मन लगने लगा तो मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो था ही, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का काम करता आ रहा हूँ। सर कुछ ना कुछ संघर्ष हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है जीवन में। यूँ कहें कि सफलता के लिए संघर्षों का सामना तो होना ही है। तो आपने अपने जीवन में किन संघर्षों का सामना किया है, मैं चाहूँगा उन संघर्षों को दर्शकों से साझा करें। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अधिकांश लोग पहले बिजनेस ही करते थे, पढ़ाई कम करते थे। तो संघर्ष ये स्टार्ट हुआ है 10th के बाद। 10th के पहले ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल से ही स्कूलिंग हुआ। ठीक है, 200 बच्चे में 1 रैंक मेरा रहता था, फर्स्ट रैंक रहता था, लेकिन वो पढ़ाई का कोई महत्व नहीं था। 10th के बाद ही जब मैं कोचिंग स्टार्ट किया, ट्यूशन स्टार्ट किया, अच्छे ISC जब कर रहा था, उससे लगा कि मुझे कुछ अच्छा कॉम्पिटिटिव व्यू में ही रहना चाहिए। तो संघर्ष तो उसमें से रहा ही। दिन रात पढ़ना पड़ता है मेडिकल तैयारी के लिए, क्रैक करने के लिए। पता ही नहीं चलता 2-4 साल कैसे बीत गया, कब रात हो रही है कब दिन हो रहा है, ये पता नहीं चलता है। और इस पेशे से मैं खुश इसलिए हूँ कि इस पेशे में सुकून मिलता है, सामाजिक कार्य का अवसर मिलता है, आप किसी गरीब का भला कर सकते हैं। पैसा तो एक अलग बात है, पैसे से, दवा से, अपने विचार से, अपनी बोली से सहायता कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा नेक कार्य है, इसलिए पेशा भी मैं चूज किया हूँ। और जीवन संघर्ष अभी भी मेरा संघर्ष चल ही रहा है। मैं काली स्थान के पास रेंट पर क्लिनिक चला रहा था, टोटल सिस्टम के साथ था, ICU, PICU, वैक्सीनेशन वार्ड सभी था। लेकिन अब जब मैं नया जगह पर उस समय भी फिर से स्ट्रगल ही चलता है भाई। सेटल होने में तो टाइम लगता है, मनी जरूरत पड़ता है। तो ये सब हो रहा है, सिलसिला चल रहा है, सर चलता रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने जो संघर्ष झेला है, जो युवा, जैसे आपने कहा कि एक डॉक्टर के रूप में आपने जो संघर्ष झेला है, जो युवा यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा वर्ग आज के डेट में मोबाइल का ज़माना आ गया है, लैपटॉप का ज़माना आ गया, इंटरनेट सभी के पास है। युवा लोग, बहुत लोग अस्थिर नहीं हैं, जल्द से जल्द रिजल्ट चाहने लगे। तो अधिकांश युवा से यही मेरा अपना बोलने का है कि आप संघर्ष कीजिए, फल की चिंता नहीं करें। और केवल आप इंटरनेट है, यूट्यूब पर नहीं, कभी टेक्स्ट बुक भी पढ़िए और किसी अच्छे लोगों से सलाह भी लीजिए जो आप बेहतर कर चुके, उनसे फेस टू फेस मीट कीजिए, उनसे अपने अनुभव लीजिए। जैसे मैं अभी अनुभव दे रहा हूँ इस स्टूडियो के माध्यम से, अनुभव शेयर कीजिए, अनुभव लीजिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अधिकांश युवक भटक रहे हैं। इंटरनेट युग में सभी चीज़ आपके पास होते हुए, कर लो दुनिया मुट्ठी में, इंटरनेट बोला जाता है, लेकिन उसमें भी भटक रहे हैं। सर तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और कुछ अच्छे लोग जो इस मुकाम पर पहुँचे उनसे आप फेस टू फेस मीट भी करना पड़ेगा। उनसे अपने संघर्ष के बारे में पूछने से तत्परता जागता है, ठीक है ना, कुछ कर गुजरने की जो प्रेरणा मिलती है। सर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो बच्चों से संबंधित जो सामान्य बीमारियाँ, कॉमन बीमारियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं और कैसे उससे निजात पाया जा सकता है? देखिए, भारतवर्ष विकासशील देश है। यहाँ छोटे बच्चे, जन्म से 15 साल के बच्चे का यदि हम प्रतिशत देखते हैं तो 35% से 50% तक आबादी का जन्म से लेकर 15 साल के अंदर ही आता है। जो पेडियाट्रिक एज ग्रुप होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए जो एज ग्रुप होता है बच्चे का देखने का, जन्म जो लिया उस समय से लेकर 15 साल तक बच्चे को हम लोग देखते हैं आइडियली। जी। तो भारत तो विकासशील देश है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है। जी। और 15 साल तक के बच्चे भी इसमें आते हैं, और 35 से लेकर 50% तक बच्चे ही हैं पूरा आबादी का। तो कॉमन बीमारी भी यहाँ विकासशील देश है। तो कॉमन बीमारी में जैसे आप ले लीजिए, बार बार सर्दी खांसी होना, जिसको निमोनिया टाइप का बोला जा सकता है, बार बार लेटरिंग होना, लूज मोशन होना, जिसको डायरिया आप बोल सकते हैं, फीवर होना, मलेरिया होना, बस
टाइफाइड का बीमारी होना, जॉन्डिस का बीमारी होना, ये सब कॉमन बीमारी। फिर कुछ कॉमन बीमारी ये है कि बार बार दौरा पड़ना, मिर्गी पड़ना, ठीक है, इस तरह का कॉमन में पेट दर्द करना। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो बड़ों में भी होती है, डेंगू टाइप, मलेरिया, ये सब भी बच्चे में होते हैं। नवजात बच्चे का एक अलग बीमारी होता है। नवजात बच्चे का पहले 25 साल 30 साल पहले कुछ इलाज नहीं था इंडिया में, भारत में। धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो हम लोग भी नए ज़माने के अनुसार आ रहे हैं। जो भी बेगूसराय में आ रहे हैं 5-10 साल से, वो नई टेक्निक लेके आ रहे हैं कि न्यू बॉर्न को भी किसी तरह उसको केयर करके बचाना है। तो हम लोग के पास न्यू बॉर्न में भी बच्चे आते हैं, कोई आते हैं बहुत ही कम वजन के, 1 kg के, वो भी एक बीमारी है। प्री मेच्योरिटी मतलब बहुत कम समय में बच्चा हो जाए, 9 महीना की जगह पर वो 7 महीने, उनका पूरा विकास नहीं हो पाता। हाँ, तो वो भी एक बीमारी है। न्यू बॉर्न में एक जॉन्डिस का बीमारी हो, तो वो भी एक बीमारी है। न्यू बॉर्न में ग्लूकोज का कमी का बीमारी, तो वो भी बीमारी। तो बीमारी तो बहुत है। छोटे बच्चे न्यू बॉर्न में हो गया प्री मेच्योरिटी, जन्म के समय नहीं रोना, जिसको बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं। ये कॉमन बीमारी इंडिया में, जन्म के समय सही जगह पर डिलीवरी नहीं होना या लिमिटेड संसाधन होने के कारण डिलीवरी के समय बच्चा नहीं रोना, ये बहुत बड़ी समस्या इंडिया में है। जी। जिससे बाद में बच्चा चल के बुद्धिहीन हो जाता है, या तो बच्चा एक्सपायर कर जाता है, या बच्चा सीपी चाइल्ड कहलाता है, जिसको बुद्धि कम रहता है। सर, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका उपाय क्या है? यदि हम बर्थ एस्फिक्सिया की बात करें, जिसको समझने के लिए, आम भाषा में समझने के लिए, बच्चे को रोना जरूरी है। जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, खाना, सब चीज़ बच्चे का नाभि के थ्रू, माँ के ब्लड के थ्रू, नाभि के थ्रू बेबी में जाता है। जब भी बेबी आउट होता है मदर के शरीर से, तो उसको अपना ऑक्सीजन चाहिए, अपना फूड चाहिए। तो ऑक्सीजन की यदि कमी होती है, उस समय यदि बच्चा नहीं रोता है, तो ऑक्सीजन की कमी माना जाता है। उसको डिटेल इस प्लेटफॉर्म पर समझाना मुश्किल है कॉमन भाषा में, लेकिन रोना जरूरी है, जिससे कि उसके शरीर में ऑक्सीजन जाए, वो ब्रेन को सप्लाई करे और सभी अंग में सप्लाई करे। नहीं रोने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही वाइटल चीज़ है किसी भी आदमी को जिंदा रहने के लिए। यदि वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो वो अपना छाप छोड़ जाता है शरीर में। तो ये एक बर्थ एस्पेक्ट से यही एक हुआ। उसके कारण बच्चा में दौरा की बीमारी होता है, बच्चा का टोटल सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। यदि उचित इलाज समय रहते नहीं हुआ, तो बच्चा या तो गुजर जाता है, या बच्चा बाद में जाके सीपी चाइल्ड कहलाता है, जिसमें बुद्धि कम रहता है, वो परिपक्वता नहीं आता, सभी चीज़ धीरे धीरे सीखता है, चलना, बोलना सभी चीज़ धीरे धीरे। जैसे और भी अन्य जो बीमारियाँ आपने बताई, उससे कैसे बचा जा सकता है? बड़े बच्चों में जैसे जब तक माँ का दूध पी रहा है कोई बच्चा 6 महीने में, बीमारी बहुत कम मिलती है। जब से 6 महीने के बाद से माँ का दूध बंद करके गाय का दूध पर या बोतल दूध पे आ जाते हैं, उसमें से बीमारी का सिलसिला चलता है। तो भारत में ये प्रचलन बना हुआ है। तो कॉमन बीमारी जैसे मान लीजिए सर्दी खांसी होना, सर्दी खांसी का इफेक्ट तो कॉमन कोल्ड के रूप में भी होता है। बोतल फीडिंग यदि आप सुला के कर रहे हैं, बोतल बच्चे को पकड़ा दिए, उससे भी सर्दी खांसी बार बार होता है। इस तरह का सर्दी खांसी से बचाव का भी बहुत सारा उपाय है। जैसे कि बोतल फीडिंग ना कराएं, स्तनपान कराते रहें लंबे समय तक। कोई भी चीज़ यदि आप डस्ट वगैरह है तो आप फेस को ढकें, फिल्टर किया हुआ हवा आना चाहिए, डस्ट से दूर रहें। गैस पे खाना बनाएं, कोयले पे खाना नहीं बनाएं, लकड़ी पे खाना नहीं बनाएं। और डायरिया प्रॉब्लम जैसे लूज मोशन होना, पतला पे खाना होना, जी, इसमें एक पानी मेन चीज़ है। पानी तो वाटर कैसा सप्लाई हो रहा है आपके घर में, वाटर आप स्टोर कैसे कर रहे हैं, आपका हाथ कैसा साफ है, जो वाटर आप निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं, आप स्टोर कैसे कर। पानी में गंदगी रहती है, आपको डायरिया होता है। खाने में गंदगी, यदि आप फास्ट फूड इधर उधर का खाना खा रहे हैं, उससे डायरिया होता है। यदि आपका घर परिवेश साफ नहीं है, मक्खी का घर है, चारों तरफ गंदगी है, तो बच्चा तो चलते फिरते अब वही चीज मुँह में ले रहा है। तो सफाई करने से बचा जा सकता है डायरिया में। और डायरिया का लक्षण तो सबको पता है, डायरिया में क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, एक और जो बड़ी बीमारी है बच्चों में, कुपोषण। तो कुपोषण क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, और कैसे कुपोषण से बच्चों को बचाया जा सकता है? कुपोषण भी एक बहुत बड़ा बीमारी है भारतवर्ष में। कुपोषण 2 तरह का है, 2 हेडेड एरो बोला जाता है। या तो आपका वजन बहुत कम है, न्यूट्रिशन आपको कम मिला, एनर्जी कम मिला, तब भी कुपोषण बोला जाता है, मेलनूरिश्ड बोला जाता है। और बहुत ज़्यादा यदि मोटापा बढ़ता गया है, बहुत ज़्यादा आपके में फैट जमा होता चलेगा, उसको भी, मोटापा को भी कुपोषण में ही रखा जाता है। लेकिन यहाँ जनरली लोगों को समझने के लिए कुपोषण मतलब जिसमें कम, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी है, जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी है,
या कोई शरीर का पूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विकास का नहीं होगा। कमी है, उसके कारण शरीर का विकास नहीं हो पाता है, उसको कुपोषण कहते हैं आम भाषा में समझने के। अब समझिए कुपोषण, यदि बार बार कोई बच्चा बीमार पड़ रहा है किसी भी कारण से, तो वो खा नहीं पाता है, एनर्जी नहीं मिल पाता है, तो जो मिलना चाहिए बाहर से एनर्जी वो नहीं मिल पाता, तब भी कुपोषण होता है। दूसरा, या गरीबी के कारण उसके घर में ही अनाज नहीं है, तब भी आप बीमार हो सकते हैं और कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। तो कुपोषण का लक्षण जैसे हो गया, आपका तो वेट कम रहेगा, बहुत दिन से लंबा समय चलते रहेगा तो आपका हाइट भी कम होगा, आपका न्यूट्रिशन वैल्यू कम दिखने का, स्किन में झुर्रियाँ पहले दिखेगी, गाल चुटका हुआ दिखेगा, मंकी लाइक फेस बोलते हैं, मंकी लाइक फेस, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है कि आयरन की कमी यदि हो गया कुपोषण में ही, तो आपका खून की कमी होगा, उसका भी लक्षण है, ब्रिटल नेल वगैरह जल्दी जल्दी टूटता है, सादापन आपको दिखेगा। आपका थायराइड के यदि आयोडीन का कमी हो गया तो आयोडीन से रिलेटेड आपका ग्वाइटर वगैरह हो सकता है। कैल्शियम का कमी हो गया तो रिकेट्स वगैरह बीमारी हो सकता है, जिसमें हड्डी थोड़ा सा अलग ढंग का हो जाता है, बेंडेड हो जाता है। स्कर्वी, विटामिन सी का कमी से स्कर्वी हो जाता है, आपका टीथ वगैरह हिलने लगेगा, गम से ब्लीडिंग होने लगेगा। इस तरह कुपोषण में अलग अलग कार्बोहाइड्रेट घटने से भी अलग अलग तत्वों के घटने से अलग अलग अपना लक्षण आता है। तो कुपोषण के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है। तो सर इससे इसका निदान क्या है, कैसे बच्चों को इन रोगों से बचाया जाए, कुपोषण जनित जो भी रोग हैं? दो चीज़ अब मैंने बतलाया कुपोषण क्यों होता है। पहले तो बतलाया मैंने कि खाद्य पदार्थ की कमी के कारण, गरीबी के कारण। तो अब गरीबी कम कैसे हो, तो ये तो पॉलिटिकल है सिनेरियो। आप यदि बीपीएल कार्ड को दिए हैं तो बीपीएल कार्ड को चावल ही नहीं दाल भी दीजिए, राशन भी मुहैया करवाइए, सब्जी भी दीजिए, सब चीज पौष्टिक जो आहार होना चाहिए। यदि खिचड़ी मिड डे मील में मिलता है तो उसमें सब चीज मिलना चाहिए। ये नहीं केवल चावल मिलते रहे, दाल मिलते, चावल दाल के साथ सब्जी भी मिले, उसमें घी भी मिले, फ्रूट्स भी कभी कभी मिले। तो क्या संतुलित आहार खाना जो बैलेंस डाइट। तो गरीबी के कारण संतुलित नहीं हो पाता, उसके लिए ऊपर से आपको सिस्टम में सुधार लाते हुए करना पड़ेगा कि गरीब नहीं रहे, उसको कम से कम 2 या 3 टाइम का खाना मिल पाए, तो कुपोषण इससे कम हो सकता है। प्लस शिक्षा, कितने लोग शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी है, तो उनको पता नहीं कि क्या क्या खाना चाहिए। फास्ट फूड खा रहे हैं तो फास्ट फूड ही खा रहे हैं, या एक प्रोडक्ट खा रहे, एक ही प्रोडक्ट। संतुलित आहार के बारे में जानकारी देना जरूरी है कि आपको चावल दाल जैसा सामान से भी आपको कुछ मिलता है एनर्जी प्लस प्रोटीन, एनिमल प्रोडक्ट से भी कुछ एनर्जी, दूध, एग, मछली, फिश, ये जो होता है मटन, इससे भी मिलता है कुछ, मिल्क से भी मिलता है। उसी तरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो उससे भी कुछ मिलता है। जनरल फ्रूट्स जो आप खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत कम मात्रा में, जिसकी ज़रूरत होती है शरीर को, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उसकी भी ज़रूरत है। आयोडीन वाला ही नमक खाना है। इस तरह के जानकारी, शिक्षा भी एक जो अवेयरनेस जरूरी है, उससे भी आपको कुपोषण से बचा जा सकता है। तो ये 2 पहलू हुआ। बार बार बीमार पड़ता है, उससे भी कुपोषण होता है। तो बार बार बीमार ना पड़े, उसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जगाने के लिए टीकाकरण होना चाहिए। सर अभी आपने सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सर आपने बात किया टीकाकरण का, तो बच्चों को टीकाकरण क्यों जरूरी है टीकाकरण बच्चों के लिए? ये एक बहुत बड़ा सा चैप्टर, ठीक है ना। इस छोटे आपने समय कम दिया है, लेकिन मैं उसी में थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ कि जिस तरह हम लोग बाइक चलाने से पहले हेलमेट पहनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, सीट बेल्ट पहनते हैं कार चलाने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए, इसी तरह टीकाकरण सुरक्षा के लिए, बीमारी नहीं हो उससे बचाव के लिए। बीमारी होने के बाद जो दवा दिया जाता है, लेकिन बीमारी ना हो उससे बचाव के लिए जब दिया जाता है उसको टीकाकरण कहते हैं। जो दवा दिया जाता है उसको टीकाकरण कहते हैं, टीका बोलते हैं, दवा नहीं बोल के टीका बोलते हैं। अब क्या है कि भारत में अभी भी कॉमन बीमारी बहुत फेमस है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और एक दूसरे में फैलने वाला भी है। बच्चा जहाँ एक रहा, एक ही घर में 4-4 बच्चा है, नर्सरी में जाएगा 10-10, 20-20 बच्चा रहता है, आंगनबाड़ी में जाएगा 100-100 बच्चे रहते हैं, तो बीमारी फैलता है। बहुत सारा बीमारी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस को लीजिए, टीबी बीमारी फैलता है, मिजल्स, मम्स सब फैलता है, एक दूसरा से फैलता है। छोटी माता बड़ी माता हिंदी में जो बोलते हैं, मिजल्स को, चिकन पॉक्स एक था, स्मॉल पॉक्स था पहले, तो सब बीमारी बहुत सारा स्प्रेड होता है। तो टीकाकरण इंडिविजुअल लेवल पर भी जरूरी है, एक बच्चे को, और मास लेवल पर भी जरूरी है। जैसे पोलियो मास लेवल पर दिया जाता है, पूरा इंडिया में एक ही बार देने का कंसेप्ट है, या किसी एरिया में कंसेप्ट है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें, रोग से लड़ने के लिए अंदर शरीर में एंटीबॉडी तैयार। तो टीकाकरण जो है इसीलिए जरूरी है कि हमें रोग से लड़ने का क्षमता शरीर में डेवलप कर जाए, जिससे कि बीमारी कम हो, या बीमारी हो भी तो बहुत ही कम मात्रा में हो, जिसका इफेक्ट बहुत कम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर बच्चों को एक और बीमारी जो बच्चों में आम दिख जा रही है, मोटापा और डायबिटीज, इन बीमारियों से कैसे इन बीमारियों से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? अभी एक नया टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपके, मतलब मेरे लिए भी बहुत अच्छा सवाल है और लोगों के लिए बहुत अच्छा सवाल है। जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, फास्ट फूड एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया लोगों के लिए कि फास्ट फूड खाना है, या सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब घर बैठे बैठे ही लैपटॉप है, टीवी है, सोफा है, अब बैठे भी हैं, अब चिप्स वगैरह भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी खा रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, खा रहे हैं। तो क्या है, बाहर का आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम है। आउटडोर कोई जाते भी हैं, जब डेवलप हो रहा है, किसी का अपना इनकम सोर्स बढ़ रहा है, तो अधिकतर लोगों का है आउटडोर जाते हुए तो पैदल नहीं चलना चाहते। तो क्या हो रहा है कि वो सीधा निकलते हैं, बाइक से या कार से निकलते हैं, घर में बैठे बैठे खा रहे हैं, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल इसी को कहते हैं पहली बात। अब देखा क्या जा रहा है कि कुछ भी हम खाते हैं एनर्जी गेन होता है, और कुछ भी हम चलते हैं फिरते हैं, कुछ वर्क करते हैं, माइंड का भी कुछ भी करते हैं, तो एनर्जी आउटपुट होता है। इसका बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस जब जब शहरीकरण हो रहा है तो लिमिटेड स्पेस में लोग रहते हैं, पैदल कम चलते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, ऐश और आराम का सभी साधन मिला हुआ है, तो केवल खाते हैं, उसमें भी फास्ट फूड टाइप का चीज़ खाते हैं, तो एनर्जी या ऊर्जा बोलिए वो कंजर्व होता जाता है, आउटपुट उतना नहीं होता। कंजर्व होने से मोटापा बढ़ता है, चिकनाहट बढ़ता है, फैट बढ़ता है, इसको मोटापा बोल सकते हैं, जिसको कहते हैं आप मोटापा होना। अब है कि मोटापा अपने आप में बड़े लोगों में भी या बच्चे में भी अपने आप में बहुत सारा बीमारी को लेके आता है। मोटापा डायबिटीज को लेके आता है, चीनी का बीमारी जिसको बोलते हैं, मोटापा हाइपरटेंशन को लेके आता है, मतलब रक्तचाप का बढ़ना। अब मोटापा हृदय की बीमारी को भी लेके आता है, कोरोनरी वेसल्स डिजीज बोलते हैं, या हार्ट का अटैक होना, ये सब मोटापा सभी से रिलेटेड है। मोटापा आया मतलब बहुत सारा बीमारी को लेके आ रहे हैं। सर एक मैं ये जानना चाहूँगा आपको कि जो माँ का दूध, एक मुहावरा हुआ करता था कि तुमने माँ का दूध पिया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वर्तमान परिदृश्य में जो आज की जो माएँ हैं अपने बच्चों को अपना दूध पिलाने से हिचक रही हैं, कारण जो भी रहा हो, तो माँ का दूध बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, और माँ के दूध नहीं पीने से उससे कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, इसके संदर्भ में चाहूँगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं गौरव जी। अच्छा देखिए, स्तनपान जिसे हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, तो पहले इसमें 2-3 टॉपिक हो गया, आपने 2-3 क्वेश्चन साथ साथ पूछा है कि ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कब तक करवाना चाहिए, क्यों करवाना है, इससे क्या क्या फ़ायदा है, और क्यों नहीं इंडिया में करवाया जा रहा है, या इससे हिचकिचाहट क्यों हो रहा है, और नहीं करवाने से क्या क्या हानि है। 4-5 क्वेश्चन हो गए साथ साथ ही। आपने क्वेश्चन जो पूछा है बहुत जल्दी पूछा है। तो पहले स्तनपान क्यों करवाना चाहिए और कब तक करवाना चाहिए। बच्चा जन्म लिया, जन्म के आधे घंटे के अंदर ही माँ के छाती से लगा के बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, उसका बहुत सारा फ़ायदा होता है, मैं बतलाऊँगा। कब तक पिलाना चाहिए, तो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव है, मतलब बाहर का दूध या बाहर का कुछ नहीं चलेगा। जी। बाहर का कुछ भी खाना नहीं देना है, दूध नहीं देना है। यदि माँ हो सके तो माँ का दूध पर 6 मंथ तक रहना है। 6 मंथ के बाद ही बाहर का कुछ भी देना, जिसको सप्लीमेंट्री फीड कहते हैं, या दाल स्टार्ट कीजिए, चाहे सेरेलैक स्टार्ट कीजिए, या कुछ भी आप घर में। तो स्तनपान जो है, जब बच्चा जन्म लेता है उसे कुछ एनर्जी चाहिए, तो माँ का दूध पर ही निर्भर रहता है। जिस तरह अलग अलग जानवर में भी है कि बच्चा जन्म लिया अपना स्तन से लगाते हैं, इसी तरह ह्यूमन में भी, आदमी में भी बेबी जन्म लिया उसको स्तनपान की ज़रूरत है। स्तनपान मतलब ह्यूमन मिल्क में जो मिल्क है, मदर्स मिल्क में, वो सभी चीज़ उस दूध के अंदर है जो बच्चे के लिए चाहिए। जैसे रोग से लड़ने की क्षमता वाला इसमें एंजाइम्स भी रहता है, प्रोबायोटिक भी रहता है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसका अच्छा रहता है। न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब हुआ कि इसमें जिस तरह की ज़रूरत है बच्चे को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट सभी इसमें मात्रा में रहते हैं। और इसमें ऐसा भी चीज़ पाया जाता है जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो, छोटा बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर सके, जिसमें वोमिटिंग का टेंडेंसी कम हो, जो इजीली डाइजेस्ट हो, तो गैस का प्रॉब्लम कम हो, बच्चा रोए नहीं बार बार। यही यदि बच्चा बाहर का दूध पीता है तो ये सब प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा होता है प्रॉब्लम, वोमिटिंग का टेंडेंसी, गैस का बनना, नहीं पचना, बार बार बच्चा का इवनिंग कोलिक पेन होना, ये सब बच्चे में ज़्यादा देखा है।
तो अब इस पर प्रश्न के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ायदा क्या क्या है ब्रेस्ट मिल्क से। फ़ायदा है एक तो आइडियल मिल्क, मदर्स मिल्क इज़ आइडियल फॉर बेबी। यदि प्रीमेच्योर बेबी हुआ है, जन्म समय से पहले हो गया, तो माँ के स्तन में उस तरह का ही दूध बनता है जो उस बच्चे को चाहिए। यदि टर्म समय पर बच्चा हुआ है तो उस तरह का ही मिल्क मदर्स के ब्रेस्ट में बनता है जो कि उस बेबी के लिए उपयुक्त। अब क्या है कि यदि मदर मिल्क पिलाती है तो बच्चे से अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ता है, बॉन्डिंग बढ़ता है, माँ का प्यार बढ़ता है। दूसरा, माँ का भी फायदा होता है। यदि बार बार बच्चा दूध पीता रहता है तो माँ का दूध बनता रहता है, ड्राई नहीं होता है। माँ का जो गर्भ के समय जो चेंज आया है, फिजिकली चेंज आता है, वो फिर जल्दी जल्दी नॉर्मल की ओर हो जाता है। जी। माँ का अटैचमेंट बढ़ने से मानसिक तनाव भी माँ को नहीं होता है। बच्चे का फायदा होता है, उसको अलग से गर्माहट की ज़रूरत नहीं होती, छाती सटका रहता है। जी। उसको अलग से हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बच्चे में भी बॉन्डिंग बनता है, बच्चे का मानसिक संतुलन बढ़ता है। बच्चे में सांस नहीं रुकने वाला एक बीमारी होता है, सांस कभी कभी लेना भूल जाता है, वो बीमारी भी कम होती है जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है। इस तरह का बहुत सारा फायदा है। बच्चा यदि माँ का दूध पी रहा है तो माँ को भी फायदा है और बच्चे को भी फायदा है। बहुत लेकिन सारा सर आखिर क्यों माएँ बच्चों को दूध पिलाने से मुंह मोड़ रही है? या जैसे जैसे शहरीकरण हुआ है, भारत में बैठे भी लोग विश्व के डेवलप कंट्री में जिस तरह लेडी रहती है उनसे तुलना करने लगती, मॉडल से तुलना करने लगती, अरे वो जो है डब्बा का दूध पिलाती, देखते उसका बच्चा अच्छा है, या इस तरह का। तो वर्किंग लेडी के पास ऑप्शन नहीं रहने के कारण वो बाहर का दूध पिलाती है। वर्किंग लेडी, यदि आप हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं और लेडी भी जॉब कर रही है, बाहर कहीं जॉब करने जाती है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो दो ऑप्शन उनके पास होते हैं, या तो बेबी को ट्रेवल करा के ले जाए वहाँ, या वो मदर्स मिल्क का अल्टरनेट ढूंढ के घर पे दे जो दूसरे को पिलाए। तो ये कंसेप्ट एक आया था फार्मूला फीड के लिए। तो ये कंसेप्ट के अलावा भी कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि डेवलप कंट्री में ये भी है कि आप मदर्स मिल्क को बाहर निकाल के फ्रीजर में रख दिया जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है, उसी को फिर पिला दिया जाता है। अवेलेबल नहीं होने से फार्मूला फीड का प्रचलन आया कि फार्मूला फीड मतलब डब्बा का दूध, उसको मिलाया पिलाया। बहुत से लोग चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, अलग अलग परिवेश में इस चीज़ को लेते हैं। कुछ सोचते हैं इससे स्टैंडर्ड बढ़ता है। जी। कुछ लोगों को लगता है कि सुंदरता को लेकर भी। हाँ, सुंदरता का भी है, लेकिन ये गलत कंसेप्ट है। ये 100% गलत कंसेप्ट है। जो भी फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, चाहे बच्चेदानी में जिसको यूट्रस कहते हैं, चाहे ब्रेस्ट में, चाहे होल बॉडी में, ब्रेस्ट मिल्क यदि बच्चा पीता है तो जल्दी से जल्दी रिकवर करके नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाती है लेडी। यदि आप फार्मूला फीड नहीं, यदि माँ का दूध नहीं पिलाती है, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर आने में और देरी होता है। ये फैक्ट है, लेकिन लोग समझता नहीं। लोग ये इस बात को नहीं समझ के निगेटिव पहलू लेते हैं और कुछ मॉडल वगैरह से अपने आप में सोच लेते हैं कि ये पिलाने से स्टैंडर्ड बढ़ता है, चाहे ये पिलाने से बच्चा अच्छा दिखता है। बहुत धन्यवाद सर। सर अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में नवजात शिशु या अन्य बच्चों को होने वाली जो परेशानियां हैं वो कौन सी परेशानियां हैं और इनसे कैसे बच्चों को निजात दिलाया जा सकता है? सर्दी के दिनों में खासकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कॉमन कोल्ड, खांसी का होना, कभी कभी कोल्ड डायरिया होना, फीवर का होना, ये सभी कॉमन है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन तो कॉमन कोल्ड, कफ कोल्ड ही होना है। ये सीजनल वेरिएशन दिखता है, किसी साल 2-3 साल के इंटरवल पर बहुत ज़्यादा केस मिलता है, बच्चों में कफ कोल्ड का ज़्यादा शिकायत आता है। तो इसके लक्षण वही है, खांसी होना, हेडेक होना, सांस में दिक्कत होना, सोने समय आवाज़ आना, बच्चे को नींद नहीं आना तो थकावट महसूस करता है, चिड़चिड़ापन महसूस करता है। फीवर के साथ आएगा तो उसको और दिक्कत होता है, खाना पीना भी कम कर देता है। ये तो कॉमन लक्षण वगैरह है। बचाव की जहाँ तक बात है, पहले तो बचाव हो गया, टीकाकरण से भी है। आपने यदि सही समय पर टीकाकरण लिया है, चाहे गवर्नमेंट का भी कम से कम, उसमें HIV, एक हिब का, इन्फ्लुएंजा का, हिब का वैक्सीन पेंटावेक के साथ पड़ता है, वो भी आपको कॉमन कोल्ड, कफ कोल्ड के लिए है। निमोनिया का एक अलग से पड़ता है टीका, उसमें भी आपको राहत मिलता है, कफ कोल्ड, कॉमन कोल्ड कम होता है। तीसरा, मेनिंगोकोकल का भी टीका पड़ता है, उससे भी आपको कफ या सर्दी खांसी में मदद मिलता है। टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी पड़ता है, वो भी आपको इसमें मददगार होता है। तो टीकाकरण का एक रोल है। दूसरा है कि आपका न्यूट्रिशन वैल्यू, आपका शरीर से लड़ने का क्षमता कैसा है। आप यदि हेल्दी हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने वाला बच्चा है, तो उसको बीमारी कम होता भी तो माइनर होता है, फिर ठीक हो जाता है। यदि पहले से बीमार बच्चा है, कुपोषित है,
वो बैलेंस डाइट नहीं खाता तो बीमारी बढ़ता है उसके साथ। ये 2 हो गई। प्लस हो गया आप हाइजीन कैसा मेंटेन करते हैं। यदि आपके पास डस्ट, स्मोक, धूल, धुआं ये सब आता है, आपका परिवेश नीचे भी साफ नहीं, तो कॉमन कोल्ड ज़्यादा होता है, उससे भी बचाव करना। आसपास में कोई सिगरेट बीड़ी भी ना पिए, ये सब से बचाव होता है। जी जी। सर एक और ज़्यादा होने से मास्क तो पहनना जरूरी है, और आज तो अभी कोरोना टाइम चल रहा है, सर बाहर निकलते ही आपको मास्क पहनना है। सर अभी आपने बात किया वैश्विक महामारी कोरोना का, तो सर वैश्विक महामारी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जो भी लोग यहाँ से सुन पा रहे हैं आपको, बच्चों को खास करके कैसे इससे बचाया जा सके? देखिए, कोरोना कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व में आया है। लगभग अब 1 साल होने वाला है। भारत में भी ये अपना चरम पर पहुंचा हुआ है। ज़्यादातर केस तो एडल्ट में ही देखे जा रहे हैं, और ज़्यादातर मृत्यु जो हो रही है ओल्ड एज वाले में हो रहा है, या कोई बीमारी से ग्रस्त हैं लंबे समय से, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो उनका ही देहांत हो रहा है। नहीं तो अधिकतर लोग रिकवर कर जा रहे हैं। बच्चों में ये केस कम देखा गया है, चाहे हम प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें या गवर्नमेंट का सिस्टम की बात करें, बच्चों में बहुत कम केस पाया गया है, और रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जी जी। तो इसमें भी तब भी बचाव की तो ज़रूरत है। जब तक टीकाकरण नहीं आए, जब तक इसका बीमारी का रोकथाम के लिए दवा नहीं आए, तब तक तो बचाव ही जी जी सबसे अच्छा तरीका है। जी जी। तो पहला चीज़ है कि बचाव का तरीका, तो पहला है तो भीड़ भाड़ में बच्चों को नहीं ले जाना है। भीड़ भाड़ गैदरिंग से आपको भी बचे ना, बच्चों को भी बचा। दूसरा है कि घर से बाहर निकलते हैं मास्क तो पहनना ही। जी जी। तीसरा चीज़ हैंड हाइजीन पर भी ध्यान देना है। चौथी यदि बात करें तो आपको न्यूट्रिशियस खाना भी खाना है, जिससे एंटीऑक्सीडेंट मिले। जी जी। एंटीऑक्सीडेंट चाहे नींबू खाइए, शहद खाइए, जी जी। ड्राई फ्रूट्स खाइए, जनरल फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए। आपको रोग से लड़ने की क्षमता यदि बढ़ा हुआ रहेगा तो आप ऐसे भी कोरोना बीमारी से आप बचे हुए हैं। जी जी। प्लस हमने जो 2-3 उपाय और बतलाए वो भी करना है। सर्दी खांसी हल्का सा भी हो तो आप नज़दीक के बच्चे के डॉक्टर से मिलिए कि ये सर्दी खांसी हुआ, कुछ दूसरा चीज़ तो नहीं, यदि है तो हमें इलाज जल्द से जल्द हो जाए। जी। कन्फ्यूजन से हम भी बचें। दूसरा चीज़ टीकाकरण है, टीका भी लीजिए। आप जो नहीं भी ले चुके हैं, कुछ टीका ऐसा भी है जो 4 साल 5 साल के बाद भी लिया जा सकता है, वो भी टीका लेना है। इन्फ्लुएंजा का टीका लेना है आपको टाइम टू टाइम। छोटे बच्चे उनके लिए तो निमोनिया का टीका अलग से आता है, किसी भी बोल के पेंटावैक में ही बात है। ये सब तो बचाव के लिए। सर सामाजिक वर्ग से याद आया कि आप हर तरह के जो भी जहाँ भी आपको बुलावा आता है, खेल हो, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, जो भी कार्य क्षेत्र होते हैं जहाँ से आपको निमंत्रण आता है, बुलावा आता है, आप दिल खोल कर उसमें सहभागी होते हैं और हर संभव मदद करते हैं। और सबसे विशेष बात कि हर रविवार को आपके अस्पताल में निःशुल्क जांच की जो व्यवस्था है, इसको लेकर सर क्या कहना चाहिए, प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आप पूछे हैं, खुद से बतलाना पड़े। देखिए क्या है कि एज ए डॉक्टर होते ही हम लोग सामाजिक हो जाते हैं। इससे प्रेरणा मिली है, कुछ सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पर, सभी का नाम मैं नहीं गिनाऊंगा, उन लोगों से भी प्रेरणा मिला है। जब मैं अपना MBBS कोर्स, PG कोर्स कर वहाँ से भी प्रेरणा मिला, और कुछ पेरेंट्स से भी, गार्जियन से भी प्रेरणा मिला कि हम बिजनेसमैन हम लोग हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो ऑप्शन है। तो मेरे पास तो ऑप्शन है, पेरेंट्स समझाए मुझे कि तुम्हारे पास ऑप्शन है सामाजिक कार्य करने का। तो सभी मिलकर मुझे एक ऐसा प्रेरणा मिला कि मैं सामाजिक काम कर सकता हूं। तो मैं संडे को निःशुल्क सेवा देता हूं अपने क्लिनिक पे। और जहां तक जाने की बात है तो मैं जहां से भी बुलावा आता है, किसी भी फील्ड से, चाहे धार्मिक हो, खेल जगत से हो, चाहे डॉक्टर का ही हो, मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। वहाँ दवाई वितरण भी करवाता हूँ, अपना समय भी देता हूँ, गरीब लोगों को दिल खोल कर मदद करने में विश्वास करता हूँ। यही मेरी उपलब्धि है। मुझे बहुत ज़्यादा धन की नहीं ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है अपनी समाज में अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है, और जहाँ तक हो सके संभव सामाजिक काम करते जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना सुंदर विचार हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे जिला वासियों का, तमाम लोगों का आप यूं ही दिल खोलकर उनके साथ खड़े रहेंगे और आम आदमी का मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू गौरव जी, और आपका टोटल टीम, KV स्टूडियो टीम को भी धन्यवाद, थैंक यू। और सबसे ज़्यादा तो मुझे तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर रोशन सर को, डॉक्टर रोशन सर, डॉक्टर रोशन बॉस को,
कि जिन्होंने ये प्लेटफार्म, एक अच्छा प्लेटफार्म तैयार किया है। इसमें हम लोगों को भी एक अवसर दिया गया है इंटरव्यू के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी आप पूछे हैं। इसका मैं सही से जवाब दे पाया कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि जहाँ तक हो सके कुछ इंटरव्यू दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे ज़िले के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार जी। इस तरह के अन्य चिकित्सकों का इंटरव्यू, उनके साक्षात्कार, उनके संदेश, उनके विचार आप तक पहुंचेंगे। आप इस तरह के डॉक्टर लोगों के विशेष अनुभव को सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डॉक्टर रोशन कुमार नाम से जो फेसबुक पेज है, आप उसे भी ज्वाइन करें। और आए दिन और भी हमारे ज़िले के जो मशहूर लोग हैं अलग अलग फील्ड में, उनके वक्तव्य आप सुनेंगे और निश्चित रूप से उनके ये वक्तव्य आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। कैमरामैन विकास के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।